वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी विद सोनिया मिश्रा। कैसे हैं आप सब गाइज? आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बात और आपको बता देती हूँ कि आपके लिए यूज़फुल है, सबके लिए यूज़फुल है, ना ही सिर्फ बीपीएससी। बाकी अगर आप और भी कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो गाइज सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेट पे ही भरोसा करना। बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं मार्केट में, सोर्सेज अनलिमिटेड बताई जा रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप सिर्फ ऑथेंटिकेट पे ट्रस्ट करोगे ना तो आपको सिलेबस बहुत ही थोड़ा सा लिमिटेड ही लगेगा। जैसे कि अगर बीपीएससी की मैं बात करूँ तो मैं जो क्या करती हूँ, मैं बीपीएससी के साइट पे जाती हूँ, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक है, क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, सब कुछ वहाँ मिल जाता है। तो मैं कहीं और क्यों जाऊँ? तो आपको भी मैं यही सलाह दूंगी कि आप भी जाइए बीपीएससी के साइट पे जाइए, वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। आप सिर्फ वहाँ पे जाइए और उसी टॉपिक्स को की तैयारी करिए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे जीएस पेपर 2 बीपीएससी मेंस। ठीक है गाइस, ये बीपीएससी मेंस का जो जीएस का पेपर 2 होता है उसमें 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ये सेक्शन बी है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये सेक्शन बी के बारे में है। सेक्शन बी में क्या पूछा जाएगा ये बीपीएससी बता रहा है, बीपीएससी ने अपनी ऑफिशियल साइट पर डाला हुआ है ये गाइस, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, इसलिए कह रही हूँ कि ऐसी ही चीज़ों पे भरोसा करो। इंडियन इकोनॉमी एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आप मुझसे पूछेंगे कि इकोनॉमी और जियोग्राफी दो अलग सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एक साथ क्यों लिखा गया है? तो मैं ये आपको बता दूँ कि इकोनॉमी जियोग्राफी दो अलग सब्जेक्ट तो बिल्कुल है, लेकिन ये को रिलेटेड भी है। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर के बारे में आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं, जियो में पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। इंडस्ट्री इको में पढ़ते हैं, जियो में पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो दोनों में ही कॉमन पढ़ते हैं, इसलिए गाइस इन दोनों सब्जेक्ट को कोरिलेट कर दिया गया है, एक में डाल दिया गया है, सेक्शन बी में डाल दिया गया है। वैसे तो बाकी सारे सेक्शन में हिस्ट्री वगैरह में बहुत ज़्यादा बता रखा है कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा 3-4 लाइन में बात खत्म कर दी गई है। चलिए वो 3-4 लाइन देख लेते हैं। In part pertaining to Indian economy and geography of India, questions will be put on planning in India and the physical economy and social geography of India and Bihar. तो guys आप यहाँ पे देख सकते हो बीपीएससी बता रहा है question will be asked on planning in India। आप सब जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन अब हट चुका है, प्लानिंग कमीशन है, उसका नाम चेंज हो गया है, नीति आयोग हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन फिजिकल इकोनॉमी एंड सोशल जियोग्राफी ऑफ इंडिया एज वेल एज बिहार। अब हम बीपीएससी दे रहे हैं तो बिहार की नॉलेज होना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइस, तो समझ रहे हैं कि क्या पूछा जाएगा। अब हमें बीपीएससी ने बता दिया है कि हमें इस चीज़ की तैयारी करनी है, मेंस की मैं बात कर रही हूँ, सेम टॉपिक प्री के लिए भी प्रिपेयर करना है, प्री में भी पूछा जाता है। ठीक है गाइस, तो आज हम इस पर हम आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं एक बात और बता देती हूँ करेंट अफेयर के बारे में। गाइस करेंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं करेंट अफेयर को स्किप करके बाकी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँ और मैं पास हो जाऊँ, हो सकते हो पास, लेकिन वो कोई वैल्यूएबल नहीं है। बिना करंट अफेयर्स के तो आपको एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे मेरे मानने से। तो मैंने भी इस चीज़ को ध्यान दिया है। नेक्स्ट संडे से मैं कोशिश करूँगी कि मैं करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियोस बनाऊँ। मैं 20 से 25 वीडियोस डालूँगी। पूरा हमारा जो ये साल है 2020 का, मैं इसको पूरा कवर करने की कोशिश करूँगी, हर चीज़ में, हर उस पर, स्पोर्ट्स में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, इको पे, हर चीज़ पे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं और बेल आइकन का बटन दबाते हैं तो जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी वो तुरंत आपको मैंने आज जो कॉन्सेप्ट लिया है वो है इकोनॉमिक्स का पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर सपोज़ कि मैं अनएम्प्लॉयमेंट इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँ तो उस जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो अनएम्प्लॉयमेंट का होगा, कहीं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलो हम बात करते हैं आज पॉवर्टी की। पॉवर्टी क्या होती है? चलो एक बहुत ही आसान सी चीज़ मैं बता रही हूँ, सिर्फ 3 बेसिक नीड्स में जो सबसे पहली जो 3 चीज़ें आती है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। हमने फिल्मों में भी ये डायलॉग सुना है और कई जगह ये सुना है कि यार जिसके पास रोटी नहीं है खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उसके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है, वो गरीब है। लेकिन मेरी समझ से तो वो जी भी कैसे रहा है, ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। ठीक है, तो जिसके पास ये बेसिक ही चीज़ नहीं है वो तो पुअर है ही है। ठीक है, चलो गाइज, अब मैं आगे बताती हूँ कि जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, वो कई मतलब बेस पे ना पुअर को डिफाइन करते हैं। पुअर की ना मतलब पॉवर्टी की एक अकेली डेफिनेशन तो बिल्कुल नहीं है, ये डिपेंड करती है कंडीशंस टू कंडीशंस, सर्कमस्टांसेस, उस वहाँ कंट्री, गवर्नमेंट, सबके ऊपर डिपेंड करती है कि वो
क्या मानते हैं पॉवर्टी को, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे कि जो स्कॉलर्स हैं वो ध्यान में रखते हैं कि ऑक्यूपेशन और एसेट्स, वो इस बेस पे ना पॉवर्टीज़ को, पुअर्स को डिफाइन करते हैं। जैसे कि यार जिसके पास करने के लिए काम नहीं है, जिसके पास कुछ एसेट्स नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, वो सब गरीबों में आते हैं, ठीक है। और मैं अगर थोड़ा सा इजी करके आपको बताऊं कि पॉवर्टी क्या है, व्हाट इज़ पॉवर्टी। पॉवर्टी इज़ हंगर। पॉवर्टी क्या है? नो एजुकेशन इज़ पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या है? अगर आप बीमार हो और आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हो। पॉवर्टी क्या है? अगर आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। यही सब पॉवर्टी है। और क्या पॉवर्टी होती है, ठीक है। चलो अच्छा, मैं एक बात और बता देती हूँ कि जो हमारे दादा भाई नौरोजी थे, वो सबसे पहले इंसान थे जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे। कौन सी कॉन्सेप्ट लेके आए थे वो? पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन तो आप सबको पता है, एक लाइन है बेसिक स्टैंडर्ड्स की, ठीक है। ये बेसिक स्टैंडर्ड है, ये कौन सेट करता है? ये हमारी गवर्नमेंट सेट करती है, ठीक है। जो इसके नीचे हैं वो सब क्या है? वो सब पुअर है। जो इनके ऊपर है वो सब अबव पॉवर्टी लाइन है, वो सब पुअर में हम उन्हें काउंट नहीं करते। जो इस लाइन के नीचे आते हैं वो पुअर होते हैं। जो इस लाइन के नीचे आते हैं, कहने का मतलब जो गवर्नमेंट ने सेट किया है स्टैंडर्ड, जो वो भी नहीं एक्सेस कर पा रहे, जिनके पास वो भी नहीं है, वो सब क्या है? वो सब पुअर है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो पॉवर्टी लाइन जो पहले मैंने आपको बताया, लाने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। हो सकता है ये अगर प्री में अगर आ जाइए क्वेश्चन कि ये कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले कौन लेके आया था, तो आप हमेशा याद रखेंगे पॉवर्टी लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट करने वाले थे दादा भाई नौरोजी। चलो ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पॉवर्टी की। पॉवर्टी मैंने बताया इसकी डेफिनेशन बहुत है, इसकी डेफिनेशन बहुत है, तो इसकी टाइप्स भी बहुत हैं, बहुत बेसिस है इसके, बहुत टाइप्स है। मैं अभी सिर्फ 2 की बात करती हूँ, ठीक है। वो हमने बहुत सुना भी है। एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट पॉवर्टी? एक होता है रिलेटिव। वैसे तो काफ़ी हद तक तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो टर्म्स यूज़ हो रहे हैं उससे काफ़ी क्लियर हो जाता है। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी? एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज़ अ सिचुएशन, ठीक है। ये वो सिचुएशन है जहाँ पे एक्चुअल में जो पुअर है उसके पास कोई बेसिक चीज़ें ही नहीं है, उसकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो पा रही है एक्चुअल में। और मैं इसको अगर अच्छे से बताना चाहूँ टर्म्स यूज़ करके, तो ये है कि जो मिनिमम जो कैलोरीज़ का जो हमारा क्राइटेरिया है, जिसके बेस पे हम ये डिफ़ाइन करते हैं पुअर्स को, अगर वो मिनिमम जो कैलोरीज़ है, एक इंसान को उसकी मिनिमम कैलोरीज़ भी नहीं मिल रही है, वो अपना फिजिकल हेल्थ भी नहीं मेंटेन करके रख पा रहा है, तो वो एब्सोल्यूट पुअर है। ही इज़ एक्चुअली पुअर, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलेटिव की। हु इज़ रिलेटिव पुअर? हु काउंट्स रिलेटिव पुअर? तो इसका क्या है कि मैंने आपको बताया कि हर कंट्री टू कंट्री या विद इन कंट्री, स्टेट टू स्टेट, गवर्नमेंट ना एक स्टैंडर्ड बना देती है कि हमारी समझ से जो इस स्टैंडर्ड के नीचे है वो पुअर है, जो ऊपर है वो ठीक है, ठीक है। तो रिलेटिव क्या होता है कि गवर्नमेंट ने, सपोज कि गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स जो है, कुछ स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर दिया है, ठीक है। अब जिसके पास ये स्टैंडर्ड नहीं है वो हो गया पुअर। अब अगर मान लो कि मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, ये डिपेंड, ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री और विद इन कंट्री। जैसे कि हैविंग अ कार, फ्रेंड्स, हैविंग अ कार इज़ अ लग्जरी इन इंडिया, है कि नहीं है? बताओ, हमारे पास अगर कार है तो भैया हम तो पैसे वाले हैं। द सेम सिचुएशन अगर हम अमेरिका की बात करें, अगर हम यूएसए की बात करें, हैविंग अ कार इज़ नॉट अ लग्जरी। जिसके पास कार है वो पुअर है, वहाँ के गवर्नमेंट ने ये स्टैंडर्ड बना रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप समझ रहे हो व्हाट इज़ एब्सोल्यूट, व्हाट इज़ रिलेटिव। एब्सोल्यूट जब एक इंसान वाकई पुअर है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, उसके वो मिनिमम कैलोरीज उसको जो दिन की मिलनी चाहिए वो उसको नहीं मिल रही है, ही इज़ एक्चुअली पुअर, एब्सोल्यूट पुअर। रिलेटिव इन कंपैरिजन टू, ठीक है, एक स्टैंडर्ड है उसके कंपेयर करेंगे, जो स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है वो अबव है, वो पुअर नहीं है, जो उसके नीचे है वो पुअर है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब मैं इसके आगे आपको बताना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक और क्राइटेरिया है, वो है मिनिमम कैलोरीज का। मेरे कहने का मतलब आपने सुना ही होगा 2400 कैलोरीज मिनिमम पर पर्सन, अगर जो एक दिन में जो ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, जो 2400 कैलोरीज, वो अगर एबव है तो वो पुअर नहीं है। और अगर एक इंसान इतनी भी कैलोरीज नहीं ले पा रहा है, अपने शरीर को नहीं दे पा रहा है, तो वो पुअर है, ठीक है। 24 कैलोरीज जो मैंने बोला है, सॉरी गाइस, 2400 जो मिनिमम कैलोरीज का क्राइटेरिया है, ठीक है, ये मैं बात कर रही हूँ रूरल की, ठीक है।
और अर्बन की बात करें तो ये सेम चीज़ 2100 रखी गई है। क्यों? क्योंकि रूरल के जो इंसान होते हैं, हमारे गांव के जो लोग होते हैं, वो बहुत शरीर से काम करते हैं, उनकी जो शारीरिक जो वो है ना कार्य, वो ज़्यादा होता है, इसलिए उनको मिनिमम 2400 कैलोरीज मिल रही है तो ठीक है। अगर इससे कम है तो पुअर है। सेम इन अर्बन, अगर 2100 से नीचे वो कैलोरीज ले रहे हैं तो पुअर है, अगर इतना ले रहे हैं तो वो ठीक है। ये तो मिनिमम कैलोरीज वाला है, ठीक है, मिनिमम कैलोरीज वाला क्राइटेरिया है। बहुत सारे क्राइटेरिया है, उसमें से एक और जो है जो काफ़ी जाना जाता है, सुना जाता है, वो होता है मॉनेटरी वैल्यू का, ठीक है। हम पैसे के टर्म में भी बता सकते हैं कि कौन है पुअर और कौन नहीं है। वो है अगर 328 पर पर्सन, ठीक है, पर पर्सन पर डे जो अर्न कर पा रहा है रूरल में, वो ठीक है। जो 328 भी नहीं कर पा रहा है, उससे कम कर रहा है, वो पुअर है। सेम 454 रुपीज़ पर पर्सन पर डे, ठीक है। ये हम बात करें अर्बन की। अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं, अगर आप शहर में रहते हैं और 454 रुपीज़ एक इंसान अपना ले पा रहा है, अर्न कर पा रहा है, तो वो पुअर नहीं है। अगर नहीं कर पा रहा तो वो पुअर है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम आगे बात करते हैं। आई होप गाइज आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। कैलोरीज के बेस पे, मिनिमम कैलोरीज के बेस पे 2400 पर डे पर पर्सन एंड 2100 पर डे पर पर्सन, ठीक है। 2400 अर्बन, 2100 रूरल एंड द सेम ऑन द बेसिस ऑफ इनकम 328 पर हेड पर मंथ रूरल, 454 पर पर्सन पर मंथ अर्बन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े, कैटेगरीज पे आए हम लोग। अब आप देख सकते हैं सामने बोर्ड पे ये क्या बना हुआ है, कैटेगराइजेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। पॉवर्टीज को ना कैटेगराइज किया गया है। अभी एक डायग्राम के बेस पे आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। ये जो बनी हुई है ये है पॉवर्टी लाइन। मैंने आपको बताया पॉवर्टी लाइन क्या होती है, जो उसके नीचे है वो पुअर है, ठीक है। चलो अब हम सबसे पहली कैटेगरी की बात करते हैं। वैसे कि डायग्राम देख के आप समझ रहे हो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे से ही ये ग्राफ है, यानी कि ये जो है ये ऑलवेज पुअर है, ये कभी पॉवर्टी लाइन से ऊपर आई नहीं, ये कभी भी बेसिक स्टैंडर्ड को इन्होंने मीट किया ही नहीं, ये हमेशा पुअर है। इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है यूजली पुअर। यूजली पुअर क्यों है ये? क्योंकि मैक्सिमम टाइम में पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। बट सपोज कि एक ऐसा सर्कमस्टांस होता है जहाँ पे ये एक बार दो बार ऊपर पॉवर्टी लाइन से गए हों, अदरवाइज ये हमेशा नीचे ही रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है यूजली पुअर, अक्सर गरीब, ठीक है। ऑलवेज पुअर, यूजली पुअर, समझ लो। तो इन दोनों को हम एक ही टाइप में डालते हैं। ऑलवेज और यूजली को हम डालते हैं क्रॉनिक में। किस में डालते हैं? यानी कैटेगराइजेशन का ये बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये क्रॉनिक है, क्रॉनिक में आते हैं ऑलवेज पुअर, यूजली पुअर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे आप देख रहे हो पॉवर्टी लाइन से ये जो है हमेशा आपको ये है चर्निंग पॉवर्टी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे मतलब कि ये लोग कभी नीचे हैं कभी ऊपर है, इक्वल टाइम, ठीक है। ये अक्सर कभी पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाते हैं, कभी ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, इनका ऐसा लगा रहता है, ठीक है। तो ये है चर्निंग पॉवर्टी। और तो इसी के साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है मैक्सिमम टाइम जो है ये जो लोग हैं, ये जो टाइप है, ये पॉवर्टी लाइन से मैक्सिमम टाइम ऊपर है। बस एक बार जैसे कि यूजली पुअर में हुआ था कि एक बार दो बार सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ऊपर गए हों, यहाँ पे एक बार दो बार सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ये नीचे आए होंगे, तो ये है ओकेशनली पुअर, ठीक है। समझ में आया? तो इन दोनों को हम एक में डालते हैं, उसको कहते हैं ट्रांजिएंट पॉवर्टी, ठीक है। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब ये है हमारा तीसरा टाइप, ये बहुत ही क्लियर है। यहाँ पर जो है ये जो लोग हैं, इस टाइप के लोग कभी पॉवर्टी लाइन से नीचे आए नहीं, ये है नेवर पुअर, इसको बोलते हैं नॉन पुअर। क्या बोलते हैं? नॉन पॉवर्टी लाइन, नॉन पॉवर्टी लाइन, ठीक है गाइज। समझ में आया आपको ये तीनों टाइप्स? कैटेगराइजेशन समझ में आया? क्रॉनिक, ट्रांजिएंट एंड नॉन। इसमें क्या है, हमेशा नीचे रहे हैं, ओकेशनली कभी एक बार ऊपर गए होंगे, यूजली पुअर, ठीक है। इस साइड पे आए चर्निंग पॉवर्टी, आते रहते हैं जाते रहते हैं, कभी गरीब कभी अमीर, अमीर ऊपर नीचे होता रहता है। इसी के साथ है ओकेशनली पुअर, कभी ऐसा हुआ होगा, सर्कमस्टांस ऐसा रहा होगा तो ये पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गए, यूजली ऊपर रहता है। तीसरा है नेवर पुअर, वो कभी पॉवर्टी लाइन से आए नहीं नीचे, उनका जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बात अगर पॉवर्टी की आए तो आप बोर्ड पे देख रहे हैं
हम इसे कहते हैं विशियस साइकिल। हम इसकी बात ना करें तो वो हमारा टॉपिक इनकम्प्लीट है। हम शुरू से ये पढ़ते आए हैं कि जो पॉवर्टी है, जो लोग इसमें फंस गए वो फंस गए, ये एक ट्रैप है। दिस इज़ नथिंग बट अ ट्रैप। हम इससे फंस गए। इससे जो पुअर्स हैं उनको बाहर निकालना इतना मुश्किल क्यों हो पा रहा है? इसीलिए मुश्किल हो रहा है ना कि इतना ये भयंकर एक ट्रैप है। एक बार गया तो बस। मैं अभी आपके इसको बताती हूँ, मैं समझाती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, एक ना हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, चलो मेंस की बात करते हैं। 38 मार्क्स का वो हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको प्रेजेंट करने का ना एक तरीका होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन के मार्क्स आते हैं, तो किस तरह से जब हमें आंसर करना होता है, हम आंसर को कैसे लिखें, स्टार्ट कैसे करें, एंड कैसे करें, उसके बीच में कौन कौन से पॉइंट दें। जैसे कि अगर सपोज़ कि इस पर क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है कि आपको ये डायग्राम तो बनाना ही चाहिए। अगर पॉवर्टी पे आपसे पूछा गया है ना, तो मैंने अभी बताया ना कि इसके बिना मुझे तो पॉवर्टी इनकम्प्लीट लगती है। तो फ्रेंड्स, अपने आंसर में अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाया कीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन, ठीक है। हमें अपने आंसर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए ना। तो अगर आपको इस पर अलग से एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि आंसर को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब बात करते हैं इसके। ये है पुअर है, मान लो पॉवर्टी है, ठीक है। ये है पॉवर्टी, मैं ये आपको बता रही हूँ विशियस साइकिल, ठीक है। ये है पॉवर्टी। क्यों है ये पॉवर्टी? ठीक है, एक गरीब आदमी है, वो गरीब क्यों है? क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है, उसके पास, वो अनएजुकेट है। क्यों जॉब नहीं है? वो अनएजुकेट है, ठीक है, इलिटरेट है, इसलिए उसके पास जॉब नहीं है। थोड़ा बहुत अगर वो मतलब पढ़ा लिखा है, उसके पास थोड़ी मतलब कोई ऐसी हल्की फुल्की जॉब है, तो उसमें एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सप्लॉयटेशन बाय एम्प्लॉयर। उसको बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है। किस सेंस में बोल रही हूँ, उसको काम, उससे मतलब सुबह से लेकर रात तक उससे काम कराया जाता है और उसको उसके हिसाब से पैसे ही नहीं देते। अब वो इतना पढ़ा लिखा है नहीं, अनएजुकेट है, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता है, इसलिए उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है। उसके पास जॉब नहीं है तो एक्सप्लॉयटेशन है। अनएबिलिटी टू राइज इकोनॉमिक, यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे, अनएबिलिटी टू राइज इकोनॉमिकली, मतलब कि वो ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है, ठीक है, वो इकोनॉमिकली ऊपर उठ नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? अनहाइजेनिक सराउंडिंग। ये सब एक दूसरे से रिलेट है। ये है इस वजह से, ये है इस वजह से, ये है। गाइस, गांधी जी का मानना था कि हाइजीन और एजुकेशन जुड़े हुए हैं। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये अलग चीज़ है। मेरा पर्सनल मानना है कि ये जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हो ना, तो आपको पता है कि भैया साफ़ सफाई की क्या अहमियत होती है। अगर हमें अच्छी हेल्थ चाहिए तो हमें अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी होता है अपनी मतलब डेली लाइफ में। इसको प्लीज़ लेकर आइए। हम पढ़े लिखे हैं, हम अगर अपनी सराउंडिंग को साफ़ नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? चलो टॉपिक पे आते हैं, हम इसकी बात नहीं करते हैं। चलो, क्योंकि वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो अपनी सराउंडिंग को क्लीन नहीं करते, अनहाइजीनिक है वो लोग, इस वजह से वो बहुत बीमार पड़ते हैं। मतलब सिक लिख सकते हैं, मेल न्यूट्रिशन, इलनेस, बहुत सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। यही कारण है, उनकी सराउंडिंग एकदम साफ़ नहीं है, हेल्थ उनकी अच्छी नहीं रहती, वो बहुत बीमार पड़ते हैं। तो भैया इकोनॉमिक ड्रेनेज, मतलब जो भी उनके पास बचा कुचा पैसा आया है वो भी उनसे चला जाता है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को अप्रोच करते हैं, उनके सारे पैसे चले जाते हैं। यहाँ नहीं जाते तो कहाँ जाते हैं? अब उन्होंने लिए होते, ये मैंने लिखा है लोन शार्क्स, ठीक है, हम शार्क वर्ड यूज़ करते हैं, ये आपको बुक में भी मिलेगा ये वर्ड, ठीक है, लीगल टर्म ही है। चलो फ्रेंड्स, अब उन्होंने, जो गरीब हैं, जो पुअर हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा लोन लिए होते हैं और हम सब जानते हैं कि बैंक से लोन लेना हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। बट जो गरीब लोग हैं उनको इतना कुछ पता नहीं ना, प्रॉब्लम का है, यहाँ प्रॉब्लम है, अनएजुकेटेड है। वो जो है अपने आसपास जो बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं उनसे वो लोग लोन लेते हैं 36, ये फ्रेंड्स स्टडी में आया है, ये 36 to 120% इंटरेस्ट पे ये जो गरीब लोग हैं ये अपने आसपास जो लोकल इनके ठेकेदार होते हैं उनसे ये लोन लेते हैं। ये स्टडी में आया है। जहाँ बैंक आपको 10% पे अवेलेबल कर देगा अमाउंट, ये हमारे लोकल से लेते हैं इतने महंगे पे। यही कारण है, इनके पास जो बचे कुछ पैसे हैं वो चले जाते हैं, जो बड़े बड़े लोन शार्क्स बैठे हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और इससे फिर अल्टीमेटली ये लोग कहाँ आ जाते हैं? पॉवर्टी पे आ जाते हैं। तो ये ट्रैप है, लोग इसमें फंस जाते हैं। अगर सपोज एक बार जो इसमें फंस गया उसका ये चलता रहेगा, फिर उसको यहाँ से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। अंडरस्टूड गाइस? चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात कहना चाहती हूँ
कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, इसे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि हम सब जानते हैं, मतलब अगर किसी बच्चे से भी पूछा जाए तो वो 10 पेज भर देगा कि कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी क्या है। ठीक है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, एक दो बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि अनएजुकेशन, एवरीवन नोस, मुझे सबसे पहले यही याद आता है। अनएजुकेशन है, फिर एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, करप्शन है, दुनिया भर की कॉजेज़ है। लेकिन मैं जो पर्सनली जो दो, मतलब मुझसे अगर ये क्वेश्चन आता था ना तो मैं 2 पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देती थी, और ये तो आपको मेरे आंसर में तो दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या है। सबसे पहला है इनइक्वालिटी, ठीक है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है। तीनों केस में जो इनइक्वालिटी है ना, ये सबसे बड़ा राज और सबसे बड़ा रीज़न है इसका, पॉवर्टी का, यही कारण है। ठीक है, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन आप कर सकते हो, लिखा होगा आपके पास, जो आप रेफ़र करते हो वो उसमें डिटेल में लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको भी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल इनइक्वालिटी जो है, सबसे पहले ये डाल देना, यही सबसे बड़ा कॉज है पॉवर्टी का। उसके बाद आप सब डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है एक मैं और आपको बताती हूँ, वो है वीक इंस्टीट्यूशन। जो सेकंड पॉइंट जो मैंने कहा कि मैं 2 पॉइंट पर ध्यान देती ही रहती हूँ, वीक इंस्टीट्यूशन। जैसे कि फ्रेंड्स, हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत काम कर रही है, दुनिया भर के ढेरों प्रोग्राम पॉवर्टी एलिवेशन उन्होंने बना रखा है, करोड़ों बना रखे हैं उन्होंने, लेकिन कोई काम नहीं आता। ठीक है, कोई इन पुअर्स के लिए वर्क नहीं कर रहा है। कारण हम सब जानते हैं, हमारा वीक इंस्टीट्यूशन, जो हमारा करप्शन है, जो वीक इंस्टीट्यूशन है, मतलब जो जिनका ये काम है, जो बैंक है, इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो सब इस चीज़ को सीरियसली लेते ही नहीं है कि भाई लोगों तक उनका हक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है, प्रोग्राम बनाया है, इसका जो बेनिफिट है पुअर तक जा रहा है, नो वन कंसर्न। तो सबसे 2 पॉइंट है, एक तो ये है इनइक्वालिटी वाला, और दूसरा वीक इंस्टीट्यूशन वाला। ठीक है, चलो कॉजेज़ तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब गाइस, हम ये भी जानते हैं कि पॉवर्टी को लेके गवर्नमेंट ने बहुत सारी कमिटीज़ बनाई है। ये आज की बात नहीं है, ये शुरू से, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस ये चलता ही आ रहा है। बहुत सारी कमिटीज़ बनाए गए हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ है जो क्वेश्चन में अगर आप लिखेंगे तो शायद आपका आंसर काफ़ी अच्छा भी हो जाएगा, और आपको पता ही होना चाहिए। बोर्ड पे पीछे लिखा हुआ है, मैंने ये 4 कमिटीज़ लिखी हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं सुरेश तेंदुलकर कमेटी। ये जो कमेटी है, इन्होंने, मैंने आपको बताया ना कि पॉवर्टी को आप कई बेसिस पर डिफाइन कर सकते हो। ये जो कमेटी बनी थी, इन्होंने मिनिमम कैलोरीज वाला पॉइंट उठाया था। इनके हिसाब से पुअर कौन है, मिनिमम कैलोरीज वाला इन्होंने लगाया था। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, तो ये जो कमेटी है, इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी कि 2004 to 5, 9 to 10 जो है हमारी जो पॉवर्टी है वो 1.5% की रेट से डिक्लाइन हो रही है। मतलब गरीब कम हो रहे हैं, वो बेसिक नीड्स पूरी कर रहे हैं, स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं, और एवर पॉवर्टी लाइन जा रहे हैं। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से 1.5% रेट के हिसाब से जो पुअर्स हैं वो जो हैं कम हो रहे हैं। ओके, दूसरी कमेटी जो बनी थी हमारी, डॉक्टर NC सक्सेना कमेटी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ना बहुत मैं कह सकती हूँ एक अच्छा काम इन्होंने इस कमेटी ने जो किया था, वो था BPL सेंसस। इन्होंने जो बिलो पॉवर्टी लाइन का जो सेंसस कराया था रूरल एरिया में। ठीक है, रूरल एरिया में। अब इस कमेटी ने वहाँ पे देखा कि भाई जो पुअर नहीं भी हैं वो इस BPL में आ रहे हैं, काउंट होते हैं उस सर्वे में, और वो जो फ़ायदा जो गरीबों के लिए है वो अमीर ले जा रहे हैं जिन्होंने अपना नाम BPL में डाल रखा है, और जो एक्चुअल में गरीब है, ठीक है फ्रेंड्स, जो एक्चुअल में गरीब हैं उनका नाम तो इसमें है ही नहीं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो था, जो NC सक्सेना कमेटी ने किया था, वो ये था, इन्होंने दोबारा से एक BPL सेंसस कराया था, और जो एक्चुअल पुअर हैं उनको लिस्ट किया था, और जो नॉन पुअर हैं उनका जो नाम है वो अनलिस्ट किया था। तीसरी कमेटी बनी थी SR हासिम कमेटी। जैसे इस कमेटी की अपनी एक वैल्यू है, अपनी इम्पोर्टेंस है, वैसे इसके भी है। फ्रेंड्स, आज भी जब गरीबों की बात आती है ना, तो सबसे पहले हमारे माइंड में रूरल एरिया आता है। अब ऐसा लगता है कि गरीब तो सिर्फ रूरल एरिया में, अर्बन में नहीं है क्या? ऑफ कोर्स अर्बन में है। तो ये कॉन्सेप्ट उठाया था SR हासिम कमेटी ने। ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे अर्बन पुअर का। ठीक है, कि हमारे जो अर्बन पुअर हैं वो भी पुअर होते हैं, लेकिन हाँ, इन्होंने एक चीज़ बहुत क्लियर की थी। वो चीज़ क्लियर क्या थी कि अर्बन में जिसके पास टीवी है, फ्रिज है, 2 व्हीलर है, इन्होंने स्पेशली सारी पॉइंट्स लिखी हैं, वो सब हम नॉन पुअर में काउंट करेंगे। ठीक है, फिर चाहे आप जो मिनिमम क्राइटेरिया आप मेट नहीं भी कर रहे हो, आप BPL से नीचे आते हो, बट यू हैव टीवी, फ्रिज, 2 व्हीलर एक्सेट्रा, तो आप नॉन पुअर हो भाई, हमारे हिसाब से आप गरीब नहीं हो। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमेटी है, 4th कमेटी, C रंगराजन। आप सब जानते हैं कि ये हमारे RBI के गवर्नर रह चुके हैं।
ये कमेटी क्या कंसेप्ट लेके आई थी? ये कमेटी कंसेप्ट लेके आई थी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। इनका ना कंसेप्ट थोड़ा सा अलग था। इनका कंसेप्ट था परचेजिंग पावर से, यानी कि आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है कि रूरल एरिया में अगर एक इंसान 32 रुपीज़ पर डे वो जो है खर्च कर सकता है तो वो भैया फिर वो पुअर नहीं है। विद अर्बन, अगर वो अर्बन में 47 रुपीज़ को खर्च कर सकता है, उसकी परचेजिंग पावर अगर ये है तो वो पुअर नहीं है। अगर इससे कम है, अगर वो इतना नहीं कर पा रहा है तो हमारे हिसाब से हम उसे पुअर काउंट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। ये 4 इंपॉर्टेंट कमेटी है जो मैंने लिखी है, मतलब मैं ज़्यादा ध्यान इन्हीं पे देती हूँ, वैसे बहुत सारी कमेटीज़ बनी है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, डॉक्टर एनसी सक्सेना कमेटी, एसआर हासिन कमेटी, एनसी रंगराजन कमेटी। सो फ्रेंड्स, आपको ये टॉपिक समझ में आया? ओके फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, थैंक यू। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, अगर आपका आज के टॉपिक में कुछ भी अनक्लियर रहा है कोई पॉइंट, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट डाउन करके मुझे बताइए। और प्लीज़ आप मुझे ये भी बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। वैसे मैं तो खुद कोशिश करूँगी कि आपका पूरा सिलेबस कवर अप हो जाए, बट अगर आपको स्पेशली किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप उसे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। ओके, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन।